हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज की पहली खबर है, खुद को भारतीय सेना का क्लर्क बताने वाले पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले जासूस मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा पकड़े गए। आईएसआई के एक सीक्रेट प्लान के तहत 2013 में इन दोनों जासूसों को भारत भेजा गया और दोनों दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीजा सेक्शन में काम करने लगे। ये दोनों खुद को भारतीय सेना का क्लर्क बताते थे और खुद की पोस्टिंग दिल्ली स्थित भारतीय आर्मी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ऑफिस में बताकर भारतीय सेना में सेन लगाने में जुटे थे। एक और बड़ी खबर की तरफ, मुंबई में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केरल से आएंगे 100 से अधिक डॉक्टर और नर्स। कोविड-19 महामारी से लड़ाई में मुंबई के स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करने के लिए केरल के 100 से अधिक डॉक्टर और नर्स मुंबई आएंगे। तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज के उप अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि मुंबई को स्वास्थ्य कर्मचारियों के रूप में अधिक लोगों की जरूरत है। 16 डॉक्टरों की टीम सोमवार तक मुंबई पहुंच जाएगी। कुमार ने कहा कि अगले कुछ दिनों में 50 डॉक्टरों और 100 नर्सों की टीम केरल से मुंबई पहुंच जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तंज। अपने ट्वीट में यशवंत सिन्हा ने लिखा, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ने के लिए पीएम मोदी को बधाई। अगला साल और भी बेहतर होने का वादा किया गया, जब भारत कोविड-19 मामलों में और ऊपर चढ़ जाएगा और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। गौरतलब है कि यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी में थे, लेकिन उन्होंने 2018 में पार्टी छोड़ दी। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। गंगा दशहरे के मौके पर नहाने गए 2 किशोर डूबे, दोनों के शव बरामद। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा दशहरा के अवसर पर सोमवार को गंगा नदी में स्नान कर रहे 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के अनुसार फेफना थाना क्षेत्र के मालदेपुर गंगा घाट पर सोमवार को सुबह गंगा दशहरा के अवसर पर स्नान करने के दौरान अंकुश व गोलू गहरे पानी में चले गए और डूब गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों किशोरों का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। असल जिंदगी के हीरो साबित हुए सोनू सूद। 17,000 प्रवासी मजदूरों को भेज चुके हैं घर, बोले मैं एक खुद प्रवासी हूँ। अभिनेता सोनू सूद ने बताया कि पहली बस कर्नाटक के लिए भेजी, 350 लोग थे। लोगों को हम पर विश्वास हुआ है। काफी लोगों ने कहा है कि हम निकलने वाले थे, लेकिन सुना है कि आप भेज रहे हैं तो हम रुक गए। लोग हम पर भरोसा करते हैं। हमारा एक सेगमेंट है जो खाने का काम देखता है। करीब 20 लाख लोगों को खाना भेजा जा चुका है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कैबिनेट का फैसला, एमएसएमईज के लिए राहतों का ऐलान। किसानों को फसलों की मिलेगी बेहतर कीमत। देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को पर्याप्त फंड दिया गया है और उन्हें लोन देने के लिए कई योजना बनाई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अरब सागर के ऊपर बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, भयंकर चक्रवात में हो सकता है तब्दील। मुंबई पर होगा काफी ज्यादा असर। मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि अरब सागर के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र भयंकर चक्रवात में तब्दील हो सकता है, जो कि उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटों पर 3 जून को गुजर सकता है। महाराष्ट्र से गुजरते हुए इस चक्रवात का असर मुंबई पर हो सकता है। मौसम विभाग ने ट्वीट किया, यह चक्रवाती तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तट पर 3 जून की शाम या फिर रात को दस्तक दे सकता है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। ये खबर है पुणे के एक गांव की, जहां पे एक भी कोरोना मरीज नहीं बचा है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसा पालन किया है कि एक भी कोरोना मरीज नहीं बचा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच महाराष्ट्र में पुणे जिले के एक गांव में लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने के लिए छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तव में इस गांव के लोग केरल में अलप्पुझा के थन्नीर मुक्कोम में लोगों द्वारा अपनाए गए इस उपाय का अनुकरण कर रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पुणे नासिक राजमार्ग पर 50,000 जनसंख्या वाले मानचेर ग्राम पंचायत में संभवतः छाता को एक दूसरे से दूरी बनाने के औजार के रूप में इस्तेमाल करने का परिणाम यह है कि यहाँ अब तक कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार का यूटर्न, पैरामिलिट्री कैंटीन से 1000 से अधिक उत्पादों को हटाने का फैसला पलटा। पैरामिलिट्री कैंटीन की बिक्री सालाना लगभग 2,800 करोड़ रुपए है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल शामिल हैं। दोस्तों अगली खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कोरोना के बीच बीजेपी ने तैयार की चुनावी रणनीति। 9 जून को अमित शाह करेंगे शंखनाद।
कोरोना वायरस की वजह से अब चुनावी रैलियां अब शायद ही अगले कुछ चुनावों में देखने को मिले। इसी बीच खबर मिल रही है कि बीजेपी बिहार में चुनाव का बिगुल अगले हफ्ते फूंकने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस फेसबुक लाइव के जरिए एक सभा को संबोधित करेंगे। बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि पार्टी ने इस वर्चुअल के लिए 243 विधानसभा क्षेत्रों के 1 लाख लोगों को तैयार किया है। इसके लिए उन लोगों के लिए व्यवस्था भी की गई है जो सिर्फ भाषण सुनना चाहते हैं। 9 जून को होने वाली इस रैली के जरिए बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने डिजिटल प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते मुंबई की तरफ। कोरोना पीड़ित 67 वर्षीय बुजुर्ग अस्पताल के आईसीयू से लापता, पुलिस ने केस दर्ज किया। मुंबई के काला चौकी में रहने वाले 67 साल के इन बुजुर्ग को 14 मई की रात मुंबई के बड़े सरकारी अस्पताल केईएम में भर्ती कराया गया था और कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन 19 मई की रात से वो गायब हैं। केईएम अस्पताल और भोईवाड़ा पुलिस दोनों ही अभी तक उसे खोज पाने में असफल रहे हैं। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के कामकाज पर साधा निशाना, कहा इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, पहले तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगी, फिर वित्त मंत्री ने पैकेज की घोषणा की। इसके बाद नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की बातों को दोहराया। इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन और कम से कम डेडलाइन। दोस्तों अगली खबर है बिहार से। बिहार में बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर तेजस्वी का भाजपा पर हमला। बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि भाजपा दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों के मरने पर जश्न मना रही है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर प्रदर्शन, व्हाइट हाउस पहुंचे प्रदर्शनकारी तो डोनाल्ड ट्रंप को बंकर ले गए अफसर। प्रदर्शनकारियों के बाहर इकट्ठा होने की खबर मिलते ही व्हाइट हाउस के सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अंडरग्राउंड बंकर में ले गए। खबर के मुताबिक ट्रंप को वहां 1 घंटे से भी कम समय तक रखा गया। व्हाइट हाउस के सामने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तब हिंसक झड़प भी हो गई जब पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले और फ्लैश बैक डिवाइसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे व्हाइट हाउस के सामने हिंसा जैसी स्थिति पैदा हो गई। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी विदेश मंत्री के द्वारा चीन के खिलाफ एक बयान जारी हुआ है। रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रहा है चीन। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आरोप लगाया है कि चीन जमीनी स्तर पर अपनी रणनीतिक स्थिति का अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहा है और दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। भारत के साथ लगी अपनी सीमा पर भी वह लंबे समय से इसी तरह की हरकत कर रहा है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट को देने होंगे ओपन बुक एग्जाम, डीयू ने जारी की गाइडलाइंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन आयोजित करने का फैसला किया है। ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नोटिफिकेशन को देखने के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल बोर्ड इस महीने जारी करेगा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, अधिकारी ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अधिकारी ने बताया कि 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जुलाई में जारी किया जा सकता है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल बोर्ड ने रविवार को सभी परीक्षार्थियों को 48 घंटे के अंदर माध्यमिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि जुलाई तक परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जा सके। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया 13 जून से 30 जून तक समर वेकेशन का ऐलान। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी कॉलेजों में 13 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। यूनिवर्सिटीज द्वारा अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सेट करने और मॉडरेशन का काम पूरा करने के बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू होंगी। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में 8 जून को होगा 12वीं भूगोल का एग्जाम। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने घोषणा की है कि 12वीं क्लास का भूगोल का एग्जाम 8 जून को सुबह 8:45 से 12 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने स्टूडेंट से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं शुरू होने के करीब आधा घंटा पहले पहुंचें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।